बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टर्बो सी प्लस प्लस IDE इंस्टॉल करेंगे और सी का पहला प्रोग्राम जो है वो उसको हम कोड करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हम एक प्रोग्राम लिखने से लेके उसको एग्जीक्यूट करने तक हमने परफॉर्म करने होते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर क्या लिखेंगे, कौन सी कमांड लिखेंगे, वो अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम जो है वो आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। इस वक्त जो चीज़ देखनी है हमने वो देखने हैं, वो स्टेप्स देखने हैं, क्योंकि इन स्टेप्स से गो थ्रू होना है हमने कि एक प्रोग्राम को हम लिखें, उसको सेव करें और उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करें। तो हमारा इस वक्त जो मेन थीम या फोकस है वो सिर्फ प्रोग्राम को क्रिएट करने से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन तक होगा। तो सबसे पहले जल्दी से हम टर्बो सी प्लस प्लस IDE इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एक वेबसाइट है developerinsider.co, ये लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, जैसे ही इस वेबसाइट के ऊपर इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ ये डाउनलोड का जो है वो बटन नज़र आएगा। इसको आपने जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये टर्बो सी प्लस प्लस 3.2 जिप नाम की फ़ाइल जो है, एक कंप्रेस्ड फाइल है, जिप फाइल है, ये आपको आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। मैं ऑलरेडी इस फाइल को डाउनलोड जो है वो कर चुका हूँ। ठीक है जी, और अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं स्क्रीन को जो है वो नीचे कर रहा हूँ और मैं उस फाइल के ऊपर जाता हूँ। ये फाइल मैं वो डाउनलोड कर चुका हूँ। ये फाइल इस तरह आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। ऑलमोस्ट ये 7 MB की फाइल है। तो इसको राइट क्लिक करके आपने यहाँ एक्सट्रैक्ट टू, या जहाँ भी आप इसको जो है वो अनजिप करना चाहते हैं इस फाइल को, वो आप अनजिप करेंगे। ठीक है जी, तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट टू टर्बोसी इसी फोल्डर के अंदर जो है वो यहाँ इस नाम के फोल्डर के अंदर अनजिप किया। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये फाइल अनजिप हो जाएगी। मैं पहले इसको अनजिप कर चुका हूँ। ये फोल्डर जो है वो मेरा ऑलरेडी जो है वो तैयार है। अब इस फोल्डर के अंदर इसको अनजिप करने के बाद जब ये फोल्डर बन जाएगा तो इस फोल्डर में देखते हैं एक और फोल्डर है, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ आपको मिलेगी सेटअप की फाइल। इस सेटअप की फाइल से आपने अपनी टर्बो सी प्लस प्लस IDE या टर्बो सी प्लस प्लस आप कंपाइलर कह लें, आपने इसको इंस्टॉल करना है, जिसके बाद हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे और इसी फाइल के जरिए आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगर आप पहले से इंस्टॉल है तो ये आपको ऑप्शन भी देगा कि आप रिपेयर करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं। तो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। डबल क्लिक किया हमने setup.exe को, विंडो इंस्टॉलर जो है वो स्टार्ट हो गया। हमारे टर्बो सी प्लस प्लस 3.2 वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल नेक्स्ट प्रेस किया, एग्रीमेंट को हमने जो है वो एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट। और ये देखें सी के ऊपर टर्बो C3 नाम का फोल्डर बनेगा, वहाँ आपकी सारी ये टर्बो सी प्लस प्लस की इंस्टॉलेशन जो है वो होगी। इंस्टॉल को प्रेस कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगी, ये परमिशन मिली, वो पूछ रहा है, यस कर दी हमने इसको, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जी। हम मुकम्मल हो चुकी है जी। लॉन्च द प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक है जी, लॉन्च द प्रोग्राम, हम इसको कर देते हैं जी फिनिश। ठीक है जी, और जैसे ही फिनिश करेंगे जो है वो टर्बो सी प्लस प्लस के लिए जो है वो प्रोग्राम भी ओपन हो जाएगा। अब याद रखिएगा ये जो हमने डाउनलोड किया है टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो एक डॉस बेस कह लें कि जैसे IBM PC के लिए जो डॉस थी ना, उस तरह का ये एक एप्लीकेशन है टर्बो सी प्लस प्लस जो कंपाइलर है या जो IDE है। ये विंडोज़ 7, 8 या 10 के अंदर इसको आप ओपन करेंगे तो ये फुल स्क्रीन मोड में भी ओपन नहीं होगा, और बाज़ जगह तो आप इसको जो है वो आप विंडोज़ 10 के अंदर तो आप इस तरह एक्जी फाइल्स को एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक जो है वो एमुलेटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, डॉस बॉक्स। डॉस बॉक्स एक एप्लीकेशन है जो कि कह लें कि IBM PC जो डॉस बेस एप्लीकेशन है उनको विंडोज़ के अंदर रन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप इनको सिंपल इस तरह जो है वो समझ लीजिए। तो डॉस बॉक्स भी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है और टर्बो सी प्लस प्लस जो है इंस्टॉल हो चुका है। ये इनिशियल विंडो आपके सामने जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ अगर मैं इसको फुल स्क्रीन में ओपन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करके तो स्टार्ट कर दूंगा। अगर मैं इसको स्मॉल स्क्रीन में ही स्टार्ट करना चाहता हूँ तो इसको मैं अनचेक रखूँगा और टर्बो सी प्लस प्लस को यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो है वो डॉस बॉक्स स्टार्ट हुआ और डॉस बॉक्स ने मेरी टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो उसको स्टार्ट कर दिया। तो ये स्मॉल विंडो आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। बेशक आप इस विंडो को जो बैक के ऊपर है इसको आप बंद कर दें। तो ये हमारे पास आ गया टर्बो सी प्लस प्लस का एडिटर। अब सी इंस्टॉल कहाँ हो गया वो मैं आपको पहले वो भी बता देता हूँ। वैसे तो उसने हमें बता दिया था कि सी ड्राइव के ऊपर टर्बो C3 नाम का एक फोल्डर बन गया। इसको डबल क्लिक करते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है वो बिन का फोल्डर है। ये वो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है जहां अपनी सी लैंग्वेज की जो सोर्स फाइल है वो सारी हम इंशाल्लाह यहाँ सेव करेंगे।
सी लैंग्वेज की सोर्स फाइल, यानी कि जैसे ये डॉट सी फाइल है, ये सोर्स फाइल है। इसी तरह डॉट सी एक्सटेंशन की जितनी भी सी की हम फाइल्स क्रिएट करेंगे, सी के प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, उनको इसी फोल्डर के अंदर जो है वो सेव करेंगे। यहाँ जो है वो डॉस बॉक्स, ये टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर आप देख सकते हैं, ये डॉस बॉक्स जो है वो इंस्टॉल है। तो बेसिकली ये डॉस बॉक्स की वजह से ही हमें यहाँ विंडोज 10 के अंदर जो है वो टर्बो सी प्लस प्लस फुल स्क्रीन के अंदर नजर आएगा। तो मैं इस वक्त फुल स्क्रीन जो है उसकी एक्टिव नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैं फुल स्क्रीन करूंगा तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये नहीं हो पाएगी, क्योंकि डॉस बेस जो आपकी विंडो ओपन होगी तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो उसको फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं अभी फिल वक्त, ये हमारे पास जो है वो एडिटर है। ये स्क्रीन आपको ज़ाहिर बात है बहुत छोटी नज़र आ रही होगी, शायद आप इसको प्रॉपर जो है वो देख ना सकें। तो हम क्या करते हैं कि डॉस बॉक्स की थोड़ी सी कन्फिग्रेशन चेंज कर देते हैं ताकि ये विंडो में जिसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ फिल वक्त, और टर्बो सी फोल्डर के अंदर यहाँ डॉस बॉक्स की कन्फिग्रेशन फाइल है, इसको डबल क्लिक करते हैं हम और कोशिश करते हैं जी कुछ जुगाड़ जो है हम यहाँ लगाते हैं। विंडोज़ रेजोल्यूशन जो है ओरिजिनल हम इसको कर देते हैं 1280 क्रॉस 960 पे कर देते हैं, और आउटपुट ओवरले को हम कर देते हैं डी ड्रॉ। आप बेशक ये ना करें क्योंकि आप फुल स्क्रीन के अंदर जो है उस काम करें, आपने तो कोड करना है, मैं तो सिर्फ ये रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए इसको ऐसे कर रहा हूँ। तो ये कुछ सेटिंग हमने की, उम्मीद है इंशाल्लाह ये काम करेगी। इसको क्लोज किया, सेव किया और इसको मैं बंद करता हूँ। ये हमारे पास शॉर्टकट जो है वो बन गया हुआ है ऊपर टर्बो सी प्लस प्लस का। आप स्टार्ट मेन्यू से भी यहाँ से भी अपने टर्बो सी प्लस प्लस जो इंस्टॉलेशन है उस तक जा सकते हैं। यहाँ मैं अब टर्बो सी प्लस प्लस को क्लिक करता हूँ और डॉस बॉक्स स्टार्ट होगा और वो मेरे टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर को वो स्टार्ट करेगा। तो मैं फुल स्क्रीन नहीं कर रहा, तो देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है जी। तो हमारा वो जुगाड़ जो है वो काम कर गया, स्क्रीन हमारी जो है वो बड़ी होगी और अब आपको वाज़ह तौर पे ये जो टर्बो सी प्लस प्लस IDE है या एडिटर है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर के बैकएंड के ऊपर टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज़ हो रहा है। और स्टैंडर्ड कौन सा यूज़ किया जा रहा होगा, आपने पिछले लेक्चर में देखा C89 या C90, जो उस वक्त का सबसे पॉपुलर जो है वो स्टैंडर्ड था। और आज भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर जो प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जाता है वो टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर ही यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसके अंदर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ये बैक के ऊपर जो विंडो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो हमारे पास ये उम्मीद है कि अब आपको ये वाज़ह तौर पे नज़र आएगा। फर्स्ट टाइम जैसे ही आप ये टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर ओपन करेंगे तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फाइल्स ओपन है, तो आप क्या करें, आप इन फाइल्स को यहाँ विंडोज़ मेन्यू में जाके क्लोज कर दें। तो कुछ ऐसे आपके सामने जो है ये ब्लैंक इसकी जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। इस वक्त कोई फाइल जो है वो टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर के अंदर ओपन नहीं है। तो अब हम सबसे पहले जो है वो अपना एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और आज हमने वो लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ कवर करना है कि किस तरह हमने प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करना है, एडिट करना है, कंपाइल करना है, लिंक करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। तो वो स्टेप्स मैं यहाँ भी परफॉर्म करूँगा प्रैक्टिकली और फिर इंशाल्लाह उसको जो है वो रीड भी करेंगे। तो शुरू करते हैं जिसको। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे या फाइल के ऊपर और यहाँ क्लिक करेंगे हम न्यू, मेन्यू में से न्यू को क्लिक करेंगे। नई जो है सारी बात हमने पहला अपना सोर्स प्रोग्राम जो है लिखना है, सी के लिए पहला प्रोग्राम लिखना है, न्यू को क्लिक किया। तो आपके सामने ये जो ब्लू स्क्रीन ओपन हुई है ये बेसिकली आपके फाइल एडिटर है। ठीक है, यहाँ हम आपने सी लैंग्वेज का कोड करना है और ये नीचे आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ आपको आमतौर पे जो मैसेज हैं, वार्निंग्स हैं, एरर्स हैं वो आपको शो करेगा आपका जो है वो कंपाइलर। तो आप इस पूरे विंडो को, ये पूरा जो आपके सामने ओपन है, आप इसको TC एडिटर भी कह सकते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस IDE भी कह सकते हैं, आप इसको सी का कंपाइलर भी कह सकते हैं क्योंकि बैक एंड के ऊपर तो कंपाइलर भी यूज़ हो रहा है इसमें, ये फ्रंट एंड के ऊपर ये एडिटर है। तो ये एक मुकम्मल मुकम्मल इन्वायरमेंट है जहाँ हम एक सी का प्रोग्राम लिखने से लेकर उसको एग्जीक्यूट करने तक इंशाल्लाह सारे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहें तो राइट साइड के ऊपर ये आपको एरो ऊपर नज़र आ रहा है, इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये फाइल एडिटर जो है ये पूरा जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। तो यहाँ हम अपना बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं कुछ। अभी प्रोग्राम में मैं क्या लिखने लगा हूँ ये इस वक्त जानना लाजमी नहीं है। अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करने से लेके एग्जीक्यूशन तक स्टेप्स कौन से हैं। तो इस वक्त मैं जो कमांड लिखूंगा उससे आपने परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना कि मैं क्या लिख रहा हूँ। हाँ, मैं साथ साथ बोलता रहूँगा ताकि आपको आइडिया हो कि ये इनको हम क्या नाम देते हैं। तो शायद एक थोड़ा सा अभी आपको ये फ़ायदा हो जाए कि आपको इन चीज़ों के नाम याद हो जाए। तो सबसे पहले हम 2 हेडर फाइलें इंक्लूड करते हैं जी। यहाँ
मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी चल रही है, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है। ओके हो गया। तो सबसे पहले हमने लिखा जी stdio.h, एक फाइल हमने इंक्लूड की, दूसरी फाइल एक और इंक्लूड करेंगे, ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं, इनको हम हेडर फाइल्स कहते हैं सी के अंदर। और यहाँ हम अपना एक मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ये फंक्शन स्टार्ट ये हमने एंड कर दिया। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप के, और यहाँ हम एक प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे क्लियर स्क्रीन का, और यहाँ हम जो है वो एंड पे गेट ch भी लिख देंगे। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर करते जाएंगे। अब यहाँ हम a वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, b वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, और c के अंदर a प्लस b, c इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि c के अंदर जो है a और b का सम आ जाएगा ऐड होके दोनों का। और यहाँ हम जो है वो c की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। ये प्रिंट एफ जो है ये सी में बिल्ट इन फंक्शन है आउटपुट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ हम लिख देते हैं सम इज परसेंटेज बी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सी। अब ये सारी क्या मैंने कोड लिखा है, इस वक्त ये कंसर्न नहीं है कि ये CLR SCR क्या है, प्रिंट एफ क्या है, गेट ch क्या है, ये इंट मैंने क्यों लिखा है। इस वक्त सिर्फ ये है कि हमने एक प्रोग्राम बेसिक सा लिख लिया। तो ये ऊपर आपको बाय डिफॉल्ट इस फाइल का नाम भी नजर आ रहा है, no name 00.cpp। उसने क्यों .cpp एक्सटेंशन हमें दी है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि क्योंकि टर्बो C++ का जो एडिटर है, तो ये समझ रहा है कि हम C++ का प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो टर्बो C++ है ये C के प्रोग्राम को भी कंपाइल करता है, इसलिए इसको हम यूज कर रहे हैं। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट जो फाइल का नाम रखेगा उसकी वो एक्सटेंशन क्या रखेगा, .cpp C++ है। तो हम इसको अब हमने फाइल क्रिएट कर ली है, ये फाइल हमने प्रोग्राम जो हमने क्रिएट कर लिया, जो आपके सामने लिखा हुआ है ये सोर्स प्रोग्राम है, किसका, सी का। तो ये एक सोर्स प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम ये कर क्या रहा है, 2 नंबर्स को ए और बी को जमा करके उसका रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है। तो अब अगला स्टेप हम क्या है, हमने इसमें अगर कोई चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू चेंज करनी है तो मैं यहाँ 5 कर देता हूँ, यहाँ मैं 10 कर देता हूँ, और कुछ मैंने लिखना है वो मैं लिखता हूँ सम इज सम ऑफ ए एंड बी इज। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं एडिटिंग। एडिटिंग में आप कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं, कुछ नया चीज़ ऐड कर देते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने कोड को। तो पहले स्टेप पे मैंने क्रिएट किया, दूसरे स्टेप के ऊपर मैंने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन की, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिटिंग। और अब तीसरे स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोग्राम को, सोर्स प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो मैं यहाँ फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ सेव, और सेव के सामने शॉर्टकट की क्या है, F2। तो बेहतर है कि आप शॉर्टकट की जो अब याद रखें, F2 शॉर्टकट की है। तो सेव को यहाँ से क्लिक करूँ या F2 प्रेस करूँ तो एक की जगह के ऊपर वो सेव एज डायलॉग बॉक्स हमारे सामने लेके आएगा। तो इसको क्लिक करते हैं, और अब आप सबसे पहले यहाँ नीचे देखिए, यहाँ वो बता रहा है कि फाइल कहाँ सेव होगी। बाय डिफॉल्ट पाथ क्या है, सी के ऊपर टर्बो C3/bin, बिन फोल्डर के अंदर। ठीक है जी, तो इसको जो है वो हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सी के ऊपर और टर्बो C और बिन। तो वो कह रहा है मैं यहाँ फाइल सेव करूंगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हमें क्या बता रहा है वो, ये नीचे आप देखें पाथ, सी टर्बो और बिन के ऊपर, और ये सारा पाथ वो बता रहा है कि यहाँ वो फाइल इस नाम से सेव करेगा। ठीक है जी, तो हम जो है वो फाइल हमने वहीं सेव करनी है। वो ऊपर से वो पाथ खत्म हो गया है, दोबारा से इसको हम कर लेते हैं, कैंसिल किया हमने और F2 प्रेस करते हैं। देखें ये पाथ दोबारा आ गया। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पाथ खत्म नहीं करना, सिर्फ मुझे ये इस फाइल का नाम चेंज करना है, इतना। पीछे स्लैश तक वही पाथ रहेगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट पाथ है, वो नीचे वो आपको बता रहा है कि फाइल आपने यहाँ सेव करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस फाइल का नाम चेंज करेंगे। तो इस फाइल का हम नाम रख लेते हैं sum.c। सी क्यों, क्योंकि ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, अगर ये C++ का होता तो हम ऐसे लिखते, एक्सटेंशन क्या लिखते, .cpp। तो इस वक्त हमने क्या किया, .c। तो जैसे मैं इसको ओके प्रेस करूंगा, ये मैंने ओके प्रेस किया, तो ये फाइल हमारे पास सेव होगी। और ऊपर आप यहां देख सकते हैं sum.c, अब फाइल का नाम आ गया। और अगर मैं वापस जाऊं अपने इस बिन फोल्डर के अंदर, तो आप यहां देखें एक फाइल क्रिएट हो गई है, ये sum.c नाम की फाइल क्रिएट हो गई है।
तो फाइल हमारी सेव हो चुकी। अगला स्टेप क्या है कि हमने इस फाइल को क्या करना है, कंपाइल करना है। तो वापस चलते हैं अपने एडिटर के अंदर और अपनी फाइल को कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास ऊपर मेन्यू क्या है, ये कंपाइल की मेन्यू, और शॉर्टकट की क्या है, Alt F9। कंपाइल से क्या मुराद है, हमने अब इस सी के सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है सी जो है वो कंपाइलर यूज करती है। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड में से देखेगा कोई एरर तो नहीं है, और अगर कोई एरर नहीं है तो वो एक लैदा से ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा। पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम देख चुके हैं, यानी कि मशीन कोड की एक लैदा से फाइल बना देगा। तो देखते हैं कि इस कोड के अंदर जो है वो हमने कोई गलती तो नहीं की। तो हम कंपाइल के ऊपर जाते हैं और यहाँ से Alt F9 भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, Alt F9 को ही क्लिक करता हूँ, शॉर्टकट की को। तो देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो है वो वार्निंग कोई नहीं है और एरर्स भी कोई नहीं है, लेकिन लाइंस हमारी जो कंपाइल्ड हुई हैं वो 470 लाइन कंपाइल हुई हैं। तो ये एक जो है वो ये भी एक राज है कि 470, मैंने तो लाइनें जो है वो ऑलमोस्ट 8-10 लाइंस लिखी हैं, लेकिन वो कह रहा है मैंने 470 लाइन जो है वो ट्रांसलेट की हैं। खैर इस राज को भी इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। फिल वक्त हमारे प्रोग्राम में कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो हम इसको एंटर प्रेस कर देते हैं कि ठीक हो गया। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। तो हम कंपाइलर के बारे में जानते हैं कि जैसे कंपाइलर प्रोग्राम कंपाइल करेगा तो एक और फाइल क्रिएट कर देगा, मशीन कोड की फाइल, और उसका नाम क्या रखेगा, सोर्स फाइल का नाम क्या है, sum.c। तो उसका नाम क्या रखेगा, जो ऑब्जेक्ट फाइल जो उसने क्रिएट की मशीन कोड की, उसका नाम रखेगा sum.obj। अब ये फाइल उसने कहाँ क्रिएट की है, आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो वो बिन के फोल्डर के अंदर ही फाइल होगी। तो अगर आपको ये फाइल यहाँ नजर नहीं आ रही, पहले उसको देख लेते हैं एक दफा। सम नाम sum.obj फाइल, तो ये मैं सर्च भी करके देख लूँगा। अगर इधर मैं देख रहा हूँ एस प्रेस कर रहा हूँ तो ये एक ही फाइल है। इसका मतलब है कि उसने sum.obj फाइल बिन फोल्डर के अंदर क्रिएट नहीं की। तो फिर उसने कहाँ की क्रिएट की है, तो आप इधर चले जाएं ऊपर जो है वो ऑप्शंस के अंदर, और ऑप्शंस में जाके डायरेक्टरीज में चले जाएं और देखेंगे आउटपुट वो कहाँ कर रहा है। तो आउटपुट डायरेक्टरी क्या है, टर्बो सी फोल्डर के अंदर सोर्स नाम की डायरेक्टरी है, यहां वो आउटपुट कर रहा है आपकी, यानी यहां वो ऑब्जेक्ट फाइल आपको नजर आएगी। तो उसको ओके करते हैं और वापस चलते हैं और ये बिन फोल्डर से बाहर आते हैं और देखते हैं यहाँ एक सोर्स नाम की फाइल है। तो डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ उसने हमारे वो फाइल क्रिएट की है कि नहीं क्रिएट की। तो ये देखें sum.obj फाइल जो है उसने क्रिएट कर दी है। अब ये मशीन कोड है, इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाइनरी कोड लिखा हुआ है, मशीन कोड लिखा हुआ है। तो इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है हमें, ओपन करेंगे भी तो हमें समझ नहीं आएगी और फाइल जो है वो करप्ट भी हो सकती है। तो ये वो फाइल जो है वो कंपाइलर ने तैयार करके रख दी है। अब हमें बार बार जो है वो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अगला स्टेप क्या होगा, हमने इस प्रोग्राम के साथ कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज को भी लिंक करना है। ठीक हो गया, वो एडिशनल लाइब्रेरीज लिंक क्या क्यों करनी है हमने, फॉर एग्जांपल ये जो आपने कहा है प्रिंट एफ, ये आप कह रहे हैं उसको प्रिंट एफ कि प्रिंट कर दो, कहाँ, स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन भाई एक हार्डवेयर है, मॉनिटर है, तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कैसे करना है, इनपुट को वहाँ आउटपुट डिवाइस के ऊपर कैसे लेके जाना है, उस आउटपुट डिवाइस को कैसे एक्सेस करना है। तो भाई वो इंस्ट्रक्शन तो आपने यहाँ नहीं लिखी, आपने तो सिर्फ यहाँ अपना मसला हल किया और वो मसला था आपने 2 नंबर्स को जमा करके डिस्प्ले करना था। लेकिन ये बाकी इंस्ट्रक्शंस, ये बाकी स्टेटमेंट्स कहाँ से आएंगी, ये बाकी आएंगी सी की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने आपके लिए एक फ़ाइल रखी है, यहाँ चलते हैं एज के अंदर और आप देखें vcrt.dll। तो आपको पता है विंडोज़ के अंदर जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं विंडोज़ की, जिनको हम डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज कहते हैं, यानी जो बाइनरी फाइल है विंडोज़ की, ठीक है जी, वो कौन सी हैं, वो DLL फाइल्स होती हैं। तो जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ में एक ये फाइल या इस तरह की और बहुत सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो इंस्टॉल हो जाती हैं। तो ये फाइल क्या है, msvcrt.dll इज द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो ये सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है। इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर जो है वो बाइनरी कोड मौजूद है। किन का बाइनरी कोड मौजूद है, ये जो प्रिंट इनपुट आउटपुट फंक्शंस है ना, इनका बाइनरी कोड वहां मौजूद है। और इस प्रिंट एफ का जो रेफरेंस है ना, इस प्रिंट एफ फंक्शन का कि ये फंक्शन काम कैसे करेगा, वो रेफरेंस ऊपर ये stdio या यहाँ जो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं इनमें इनका रेफरेंस मौजूद है।
ठीक है, जो फंक्शन आपने नीचे इस्तेमाल करना है। इसकी सिंपल सी मिसाल ले लें, हमने लास्ट टाइम वो एक एनालॉजी बनाई थी। आपसे को कहता है कि मुझे एक गिलास पानी का ला के दो और पानी जो है वो ठंडा होना चाहिए। तो अब क्या आप उसके लिए उसको पानी पिला देंगे? जारी बात है, लेके आएंगे उसको पानी पिला देंगे। तो अब आप ज़रा सोचें, क्या उसने आपको ये कहा है कि भाई तुम ये जाना, यहाँ से दरवाज़ा खोलना, आगे किचन आएगा, किचन में फ्रिज होगी या कूलर होगा वहाँ पड़ा, वहाँ से गिलास उठाना, ठीक है जी, और वहाँ से फिर पानी कूलर की वो प्रेस करना, उसको उसके वो बटन को प्रेस करना, ठीक है, और वो पानी भरना, फिर पानी वापस चल के लेके आना मेरे पास। ये इंस्ट्रक्शन तो आपने उसको नहीं दी। तो आपने तो उसको सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन दी थी, हमने भी उसको क्या दी है, सिर्फ ये 2-4 इंस्ट्रक्शन दी हैं ये वाली। तो बाकी ये प्रिंट एफ जो है ये कैसे होगा? तो ये ऑलरेडी जैसे हमारे दिमाग में ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज, एडिशनल लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं जो कि हम जोड़ लेते हैं, लिंक कर लेते हैं बाकी सारे स्टेटमेंट के साथ, और फिर एक पूरा प्रोग्राम बन जाता है और उसको हम परफॉर्म कर देते हैं। बिल्कुल सी में भी ऐसे ही है कि हमने तो उसको ये इंस्ट्रक्शन दी थी अपना प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व करने के लिए। तो ये प्रिंट एफ जब हमने इसको कहा तो हमने उसको प्रिंट एफ तो कह दिया, लेकिन ये प्रिंट एफ फंक्शन काम कैसे करता है, ये बात, ये इसका बाइनरी कोड, इसकी स्टेटमेंट्स, इसका जो क्या कहते हैं उसको, लाइन ऑफ कोड, ये कहां से आएगा? तो भाई ये आएगा इस टाइप की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जो आपके लाइनक्स और विंडोज में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है। और अगर ये फाइल आप डिलीट कर देंगे, फाइल आपको कहां मिलेगी? आपको सी के ऊपर विंडोज के फोल्डर के अंदर जो है वो विन फोल्डर के अंदर कहीं आपको ये विंडोज 10 के अंदर मिल जाएगी। अगर ये फाइल डिलीट होगी तो जाहिर बात है सी के प्रोग्राम में भी इश्यूज आएगा, फिर ये फाइल आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से दोबारा डाउनलोड जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक हो गया, और वहां उसको प्लेस करना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है सी की, और इसमें इनपुट आउटपुट फंक्शन जो है उनकी डेफिनेशंस लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? डेफिनेशन, और वो भी किस फॉर्म में? ये बाइनरी फॉर्म में सारी फाइल मौजूद है। तो जब क्या होगा, आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो आपकी कौन सी फाइल बन गई? ये फाइल बन गई। लेकिन अब इस फाइल में भी कमी है। वो कमी क्या है? इस फाइल में तो सिर्फ लिखा हुआ है कि मुझे पानी पिलाओ और पानी ठंडा होना चाहिए। इस फाइल में क्या लिखा हुआ है? मुझे पानी पिलाओ और पानी ठंडा होना चाहिए। इस फाइल में तो ये लिखा ही नहीं हुआ कि तुमने यहाँ दरवाजा खोल के जाना है, किचन में जाना है, कूलर से फ्रिज खोलनी है, या कूलर से पानी डालना है, गिलास लेना है और वापस ला के मुझे ऐसे। वो तो नहीं लिखा हुआ इस फाइल में। इस फाइल में तो लिखा हुआ है दोनों नंबर को जमा। तो ये वो जो प्रिंट एफ फंक्शन था, उस फंक्शन का जो असल कोड है, बाइनरी कोड, वो विंडोज की उस सी की लाइब्रेरी, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है, उसमें लिखा हुआ है। अब वहां से कोड इस फाइल के साथ जुड़ेगा, आके लिंक होगा। क्या होगा? लिंक होगा। तो अगला स्टेप हमारा क्या है? इस फाइल के साथ, ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करना। किसको लिंक करना है हमने इस फाइल के साथ? किसको लिंक करना है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी है उसमें जो फंक्शंस हैं इनपुट आउटपुट के, या और जो फंक्शन हमने यूज किया अपने प्रोग्राम में, जो कि हमारा मसला नहीं था, तो वो फंक्शन का जो बाइनरी कोड है वो इस बाइनरी कोड के साथ लिंक करना, इसको कहते हैं लिंकिंग प्रोसेस। तो अगला स्टेप हमारा कंपाइलेशन के बाद क्या होगा? लिंकिंग का होगा, क्योंकि लिंकिंग के बगैर हमारा प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा, प्रोग्राम प्रॉपर एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं आएगा। तो अभी देखिएगा हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं अपने कोड के अंदर, और यहां हम चलते हैं तो जी अभी हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोग्राम को अब हमने लिंक करना है। कंपाइल तो हम कर चुके, ऑब्जेक्ट फाइल जो हमारी क्रिएट हो चुकी। अब उस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ हमने कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज, जो विंडोज़ के उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है उसमें जो कोड है वो हमने इनपुट आउटपुट का जो बाइनरी कोड है वो हमने लिंक करना है, वो हमने ऐड करना है। और उसके लिए आपके इस कंपाइलर में एक छोटा सा प्रोग्राम होता है लिंकर, वो ये काम करता है। तो वो आपको इस मेन्यू के अंदर, कंपाइल वाली मेन्यू में, ये लिंक नाम, जैसे आप इसको करेंगे क्लिक तो इसने क्या कर दिया? लिंक कर दिया। अब जैसे ये लिंक करेगा तो वापस आते हैं हम अपने इस पेज के ऊपर, यहां इस फोल्डर के अंदर। तो अब आप जरा यहां देखेंगे कि ये तो थी sum.obj फाइल, तो लिंक करने से एक और फाइल हमारे पास बन गई है, sum.exe फाइल, एंड दैट इज अ फाइनल फाइल। और ये हमारे पास वो जी फाइनल फाइल आ गई है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। एग्जी का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो टोटल 3 फाइल्स हमारे इस प्रोसेस के दौरान बनी है। नंबर 1 .c फाइल जो कि सोर्स फाइल है, नंबर 2 .obj फाइल जो कि मशीन कोड की फाइल है, लेकिन इसमें भी कमी है। और जब .obj फाइल के अंदर कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज हमने लिंक कर दी,
कहाँ से? सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो विंडोज़ में मौजूद है, जो विंडोज़ के साथ बिल्ट इन आती है, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के साथ इंस्टॉल हो जाती है या लाइनक्स में भी इंस्टॉल हो जाती है, उसमें से इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस हैं या और जो फंक्शंस हैं वो कोड जुड़ गया किसके साथ? ऐड किया गया किसके साथ? सम डॉट ओबीजे फाइल के साथ, यानी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ, और एक नई फाइल क्रिएट कर दी गई सम डॉट एक्जी। सम तो नाम है ना, नाम तो कोई भी हो सकता है, तो एक्जी फाइल क्रिएट होगी। अब इस एक्जी फाइल मुकम्मल फाइल है, इसमें मुकम्मल मशीन कोड लिखा हुआ है, यानी इस फाइल को इंडिविजुअल भी अभी हम डबल क्लिक करके भी रन कर सकते हैं, क्योंकि ये विंडोज 10 है तो शायद ये एक्जी फाइल को डायरेक्ट यहाँ रन ना करने दे, वो हम उसको डॉस बॉक्स में रन करेंगे। मतलब अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ तो वो इसको रन नहीं करने देगा, तो हम इसको उसी डॉस बॉक्स में जाके रन करेंगे। तो अब रन क्या करना है? अब रन करने के लिए क्या करना है हमने? ठीक है जी, पहले शॉर्टकट की क्या थी कंपाइल करने के लिए? Alt F9, Alt F9 करके हमने क्या कर दिया? कंपाइल कर दिया। ठीक है जी, और उसके बाद हमने फिर लिंक कर दिया कंपाइल मेन्यू में जाके, और अब हम रन करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल F9। अब कंट्रोल F9 का एक और काम भी है भाई, कंट्रोल F9 आपके दोनों काम कर देता है। ठीक है जी, ये लिंकिंग भी कर देता है, कंपाइलेशन भी कर देता है, और ये एग्जीक्यूट भी कर देगा आपके। तो Alt F9 कंपाइल हो गया, मैं दोबारा कंपाइल मैंने कर दिया। ठीक है जी, और उसके बाद मैंने क्या किया? कंपाइल में जाके क्या कर दिया? लिंक कर दिया, लिंकिंग भी हो गई, यानी कि एक्जी फाइल बन चुकी है। अब रन करने के लिए कंट्रोल F9, तो जैसे मैं कंट्रोल F9 करूंगा तो ये देखें आउटपुट ऊपर हमारे पास आ गई, द सम ऑफ A एंड B इज 15। ठीक है जी, क्योंकि हमने ए में 5 और बी में 10 था। तो अभी इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने की उसमें पैनिक में मत जाइएगा कि ये अभी क्या हो रहा है, ये तो वो तो बाद में हम देखेंगे जब ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने ये देख लिया कि जैसे मैं कंट्रोल F9 करूंगा तो मुझे रिजल्ट नज़र आ गया है। तो ये मेरा पूरा एक प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन उसकी मुकम्मल होगी। तो जो मेन चीज़ें थी प्रोग्राम में, सबसे पहले आपने क्रिएट किया यानी कि लिखा, दूसरे नंबर पे आपने एडिटिंग की यानी कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन की, तीसरे नंबर के ऊपर आपने सेव किया, वो बिन फोल्डर के अंदर सेव किया, चौथे नंबर के ऊपर आपने क्या किया? कंपाइल किया Alt F9 शॉर्टकट की से, उसके बाद आपने क्या किया? लिंक किया, और उसके बाद आपने क्या किया? कंट्रोल F9 किया रन करने के लिए। और रन क्या होगा? एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, वो भी कंपाइलर का हिस्सा है, जैसे लिंकर कंपाइलर का हिस्सा है जो कि लिंक करता है, जैसे हम लिंक को क्लिक करते हैं उधर मेन्यू में से, इस तरह एक प्रोग्राम होता है लोडर, ये भी कंपाइलर का हिस्सा है। जैसे आप कंट्रोल F9 करते हैं तो लोडर क्या करता है? आपके इस .exe फाइल को, इस .exe फाइल को उठा के कहां ले जाता है? रैम के अंदर ले जाता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये लोडर भी काम कर रहा है। तो ये छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स आपको ये कंपाइलर के अंदर ही काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी आपने इनको ज्यादा सोचना नहीं कि ये पता नहीं अब क्या है। अभी आप बेसिक स्टेप्स सिर्फ याद रखें कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, सेव किया, Alt F9 से यहाँ उधर मेन्यू से आपने उसको कंपाइल किया, कौन सी फाइल बन गई? OBJ फाइल बन गई। .c से कौन सी फाइल बन गई? OBJ फाइल बन गई। और फिर आपने लिंक किया तो .exe फाइल बन गई, और फिर आपने कंट्रोल F9 करके प्रोग्राम को रन कर देना। तो ये मुकम्मल हमारे पास जो है वो स्टेप्स हो जाएंगे। इन्हीं स्टेप्स को जो है वो आप जो है वो इस ये जो हमने हमारे पास कोर्स चल रहा है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, नीचे आए ये हमारे पास, और जो मैंने आपको बताया वो सारे सवाल में लिखा हुआ है। ठीक हो गया? तो मैं जल्दी से इन शॉर्ट इसको हम खत्म कर लेते हैं, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। हम इसको ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि सारा काम प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं। सबसे पहले क्या है? क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। प्रोसेस ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज नोन एज एडिटिंग। तो जो आपने लिखने का प्रोसेस है उसको एडिटिंग हम कह रहे हैं। दिस प्रोसेस इंक्लूड, इसमें आपकी राइटिंग भी शामिल है, मॉडिफाइंग भी शामिल है, आपकी डिलीटिंग भी शामिल है, प्रोग्राम स्टेटमेंट को डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये सारा आपके किसके अंदर आ जाता है? क्रिएटिंग एंड एडिटिंग के अंदर आ जाता है। The part of Turbo C++ IDE that is used to write C program is called edit window। तो वो कह रहा है ये जो आपको ब्लू स्क्रीन वाली विंडो नजर आ रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं? एडिट विंडो कहते हैं। ठीक है जी। A new edit window can be open by selecting file new। तो कह रहे हैं नहीं, अगर आपने विंडो ओपन करनी है तो यहाँ फाइल से न्यू को क्लिक करें तो नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये देखें वही स्टेप्स हो रहे हैं, बस आप इनको एक दफा रीड कीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर आ जाते हैं सेविंग अ सी प्रोग्राम। इसको बेशक आप यहां तक जो है वो यहां तक इसको आप टिक कर लें, यहां तक इसको मार्क कर लें, कोई इशू नहीं है। बेशक आप, और अगर ये पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उसने आपको बता दिया, अदरवाइज इनफ है कि आप उसको यहां तक टिक कर लें। उसके बाद आ गया सेविंग अ प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क इज नोन एज सेविंग। तो अपने हार्ड डिस्क के ऊपर प्रोग्राम को सेव करना, ये सेविंग कहलाता है। प्रोग्राम शुड बी सेव्ड ऑन डिस्क टू यूज्ड
रिपीटली। तो जाहिर बात है हार्ड डिस्क के ऊपर अपने प्रोग्राम को इसलिए हम सेव करते हैं कि ताकि जब हम दोबारा बार बार उसको यूज़ करना चाहें तो हम दोबारा उसको जो है वो यूज़ कर सकें। ठीक है जी। तो सी प्रोग्राम्स आर सेव्ड विद किस एक्सटेंशन से सेव होते हैं? डॉट सी एक्सटेंशन से। तो हमने भी डॉट सी एक्सटेंशन से सेव किया। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम कैन बी सेव्ड लाइक प्रोग्राम डॉट सी, और हमने क्या किया है? सम डॉट सी। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन क्या रखेंगे? डॉट सी रखेंगे। फॉलोइंग प्रोसीजर यूज टू सेव अ फाइल। तो प्रोसीजर तो हमने देख लिया। आपने F2 की प्रेस करनी है, या आपने फाइल में से सेव को क्लिक करना है, दोनों में से एक काम करें और आपके सामने जो है ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। हमारे सामने भी ये विंडो ओपन हुई थी, और यहाँ मैंने क्या किया था वो आपको पता है। आपने सिर्फ फाइल का नाम चेंज किया था, बाकी आपने पाथ चेंज नहीं करना। फाइल आपने बिन फोल्डर के अंदर ही सेव करनी है, और आपने ओके प्रेस कर दिया था। ठीक है जी। वो सारा प्रोसेस नीचे वो आपको बता रहा है कि आपने फाइल का नाम एंटर करना है, और वो आपने पाथ जो है वो सिलेक्ट करना है, और आपने ओके प्रेस करना है। वो सारा नीचे वो आपको बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि डिफॉल्ट लोकेशन जो है वो कौन सी है? बिन डायरेक्टरी बता रहा है। तो ये सारी डिस्कशन जो है, ये सारी बात उस प्रैक्टिकल के दौरान जो है हम कर चुके हैं। उसके बाद आगे हमारे पास कंपाइलिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये क्या कहलाता है जी? कंपाइलिंग। बिल्कुल सही है जी। सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना कंपाइलिंग कहलाता है। प्रोग्राम जो किस एक्सटेंशन से सेव हुआ है? डॉट सी एक्सटेंशन से। उसमें किसकी स्टेटमेंट है? सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट है। इसको हम क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि जो है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ ये बटन है, ये एक कह लें कि टैब बटन है। इसको अगर नई फाइल आपने ओपन की, ऊपर ओपन होगी, इसको मैं बंद करने की इसको क्लिक करूँगा, तो ये जो कोड लिखा हुआ है ये क्या कहलाएगा? ये सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा। उसके बाद क्या होगा? कंपाइलर कन्वर्ट करेगा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, और सेव कर देगा एक बिल्कुल सेपरेट फाइल में। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज सेव्ड विद डॉट ओबीजे एक्सटेंशन। क्या ऐसे ही है? हमने भी बिल्कुल ऐसे किया। जैसे हमने कंपाइल किया तो एक ओबीजे नाम की फाइल जो है वो सोर्स फोल्डर के अंदर जो है वो बन गई। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये फाइल बन गई, इसकी बात वो कर रहा है। उसके बाद वापस आ जाते हैं अपने कंटेंट के अंदर। सोर्स प्रोग्राम जो है वो कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ कंटेन एनी सिंटैक्स एरर। ये बात वही पुरानी बात है कि जारी बात है, अगर कोई एरर होगा तो वो उसको कंपाइल नहीं करेगा। अभी तक हमने कुछ गलती नहीं की, इसलिए हमें एरर के साथ वास्ता नहीं पड़ा। तो एरर के साथ वास्ता भी डाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ सेमीकोलन खत्म कर देते हैं, ऑल्ट F9 करते हैं, तो सिंपल आपके सामने एरर आ गया। एरर क्या आया? नीचे देखें, एरर बता रहा है स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, यानी कि कोई स्टेटमेंट सेमीकोलन मिस कर रही है। लाइन नंबर क्या है? तकरीबन वो बता रहा होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताता। लाइन नंबर 12 में कह रहा है आपने सेमीकोलन मिस किया। तो एंटर प्रेस करें, और यहाँ जाके दोबारा, ये कौन सा एरर था? सिंटैक्स एरर। सेमीकोलन लगाया, ऑल्ट F9 किया, एरर खत्म हो गया। वापस आ जाते हैं कोर्स के ऊपर। फॉलोइंग प्रोसीजर यूज टू कंपाइल। तो ये प्रोसीजर हमने यूज किया था। कंपाइल मेन्यू में जाके हमने कंपाइल क्लिक किया था। यहाँ मैंने आपको बताया ऑल्ट F9 करें तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेप आ गया? लिंकिंग का। तो प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो मैंने आपको सारा बता दिया है कि आपने ऑब्जेक्ट फाइल के साथ कुछ एडिशनल लाइब्रेरी फाइल जो है वो उनको लिंक करना है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिंकिंग। दीज फाइल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज, कौन से टास्क? इनपुट आउटपुट। जैसे वो प्रिंटफ फंक्शन था, तो उस प्रिंटफ फंक्शन का जो बाइनरी कोड है वो किस लाइब्रेरी फाइल में लिखा हुआ है, वो मैंने लाइब्रेरी फाइल भी आपको दिखा दी। तो लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक्ड विद द ऑब्जेक्ट फाइल। तो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ उन लाइब्रेरी फाइल का लिंक होना लाजमी है। किससे पहले? बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम दैट कंबाइंस। और वो प्रोग्राम जो कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट फाइल को, यानी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को किसके साथ? एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? लिंकर। और ये लिंकर भी आपके C++ कंपाइलर का, यानी सी कंपाइलर का हिस्सा होता है। तो लिंकर जैसे ही लिंकर कह रहा है कि जनरेट करेगा एरर। अगर आपने वो लाइब्रेरी फाइल आपने डिलीट कर दी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो विंडोज फोल्डर के अंदर है, तो जाहिर बात है लिंकर को वो फाइल नहीं मिलेगी, तो वो एरर जनरेट करेगा। न्यू फाइल जो है वो बन जाएगी। अगर कोई मसला ना हुआ लिंकर को, तो न्यू फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी? .exe। वो मैंने आपको बता दी है। ये आपके पास exe फाइल बन गई थी। और उसके बाद ठीक है जी, तो लिंक करने के लिए हमने कंपाइल मेन्यू में से लिंक को क्लिक किया था, वो भी उसने आपको बता दिया। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। टर्बो C++ प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। तो टर्बो C++ के, यानी सी के जो प्रोग्राम है, सॉरी C++ के जो प्रोग्राम है वो कंपाइल और लिंकिंग होने के बाद ही एग्जीक्यूट होंगे। सिर्फ कंपाइल से काम नहीं चलेगा, एडिशनल लाइब्रेरी भी लिंक करनी पड़ेगी। और शॉर्टकट, और ये काम कौन करेगा? जब प्रोग्राम जो है वो लिंकिंग हो जाएगी, तब प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी। तो उसके बाद जारी बात है लाजमी तौर पे प्रोग्राम को रैम में लोड करना पड़ेगा।
ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो वो लोड करने वाला, रैम में लोड करने वाला काम कौन करेगा? लोडर करेगा। लोडर भी एक छोटा सा प्रोग्राम है, आपके कंपाइलर का हिस्सा है। ठीक हो गया। और रन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस F9। तो ये है जी हमारे पास जो है वो स्टेप्स हैं। ठीक है जी। अगला सवाल भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, तो इंशाल्लाह जो है वो इसको अगले सवाल के साथ थोड़ा सा हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेंगे। लेकिन ये वीडियो में मैं क्योंकि सारा प्रैक्टिकल बता चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको ज़रा थोड़ा फास्टली ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आपने क्या करना है, इस लेक्चर को सुकून से बैठ के दोबारा से रिवाइज हर सूरत करना है, क्योंकि यही तो बेस है जो ऑनवर्ड अब चलती जाएगी कि आपने प्रोग्राम कैसे लिखना है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। इन शॉर्टकट कीज़ को भी याद कर लीजिएगा। इस लेक्चर में जो है वो फिल वक्त जो है वो इतना ही। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो अगले सवाल के साथ हम बात करेंगे। तो जाहिर बात है कि बातें साथ साथ फिर रिपीट होती जाएंगी। तो अभी क्योंकि ये सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको एक दफ़ा रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरी स्पीड तेज़ थी तो कुछ चीज़ मुझसे मिस हो गई है। तो वो सारा कुछ रिकॉर्डेड है, वो आप दोबारा देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए।